जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया हमारे ही पैरों के नीचे दबी हो? एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर आज के बड़े बड़े महानगरों को भी टक्कर दे सकते थे और जो हजारों साल पहले एक रहस्य की तरह गायब हो गई। देखिए, इस बड़ी खोज की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम दिन से। जसपाल और हरप्रीत, दो लड़के, अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उनकी नज़र एक पुराने खंडहर पर पड़ी, जिसे आस पड़ोस के बच्चे भूता घर बुलाते थे। लेकिन क्या वो सच में सिर्फ एक भूता घर था? कुछ लोगों को उसमें कुछ खास दिखा। उसकी बनावट, उसकी ईंटें, कुछ तो अलग था। तो जसपाल और हरप्रीत की ही तरह इतिहासकारों के मन में भी यही सवाल आया, अगर एक छोटा सा खंडहर इतनी दिलचस्पी जगा सकता है, तो जरा सोचिए, एक विशाल भूला बिसरा शहर या फिर एक पूरी की पूरी सभ्यता अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठी होगी। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की तह तक चलते हैं। और हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से। जी हाँ, एक ट्रेन जो हमें सीधा अतीत में ले जाएगी, एक ऐसी खोज की तरफ जो असल में पूरी तरह एक हादसा थी। बात है करीब 150 साल पहले की। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इंजीनियरों को ट्रैक के लिए मजबूत ईंटों की जरूरत थी। तभी उन्हें पास में एक टीला दिखा, जो असल में एक पुराना खंडहर था। उन्हें लगा कि चलो बढ़िया है, यहां से तो हजारों अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिल जाएंगी। उन्होंने वहां से हजारों ईंटें उखाड़ी और ट्रैक में लगा दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक को तबाह कर रहे थे। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये सच में दिमाग घुमा देती है। सोचकर देखिए, ये शहर बसे थे आज से लगभग 4700 साल पहले, फिर हजारों साल तक गुमनाम रहे और फिर सिर्फ 1500 साल पहले रेलवे इंजीनियरों को वो गलती से मिल गए। और उसके भी कई साल बाद, लगभग 80 साल पहले जाकर पुरातत्वविदों को ये एहसास हुआ कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी महान सभ्यता के निशान हैं, जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर मिला क्या वहां? क्या सिर्फ ईंटें थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां मिले पूरे के पूरे शहर, और ऐसे शहर जो आज की अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग को भी मात दे दें। इन शहरों की प्लानिंग कमाल की थी। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा पश्चिम में था, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसे नगर दुर्ग कहते हैं। शायद यहां शासक वर्ग यानी कि बड़े लोग रहते होंगे। और दूसरा हिस्सा था पूर्व में, जो बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। यहां आम लोग रहते और काम करते थे, मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज। और इसी ऊंचे वाले हिस्से में यानी नगर दुर्ग में एक हैरान कर देने वाली चीज मिली। एक बहुत बड़ा तालाब, जिसे हम महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ कहते हैं। इसे ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक तारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ताकि पानी जरा भी लीक ना हो। ऐसा माना जाता है कि यहां शायद कुछ खास धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। लेकिन असली इंजीनियरिंग का कमाल तो इनकी सड़कों और नालियों में दिखता है। सड़कें एकदम सीधी थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न शहर के ग्रिड पैटर्न की तरह। और सड़कों के किनारे किनारे ढकी हुई नालियां थीं, जिनमें हल्का सा ढलान दिया गया था ताकि पानी आराम से बहता रहे। और ये सब सिर्फ पब्लिक जगहों पर नहीं था। सोचकर देखिए, ज्यादातर घरों के अंदर अपना अलग बाथरूम यानी स्नानागार होता था। और तो और कुछ घरों में तो पानी के लिए अपने खुद के कुएं भी थे। हजारों साल पहले पर्सनल बाथरूम और वाटर सप्लाई, कमाल है ना? तो ठीक है, शहर तो बहुत शानदार थे, पर यहाँ रहने वाले लोग कैसे थे? कौन थे ये लोग? आखिर कैसी होती होगी इनकी रोज की जिंदगी? इसका एक बड़ा सुराग हमें इस पत्थर की मूर्ति से मिलता है। इसे देखिए, एक शख्स है जिसने कढ़ाई वाला शॉल ओढ़ा हुआ है, दाढ़ी कितने करीने से संवारी हुई है और चेहरे पर एक गंभीर भाव है। इसे देखकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कोई बहुत जरूरी इंसान रहा होगा, शायद कोई राजा या कोई बड़ा पुजारी। और अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे उलझे हुए रहस्य पर, इनकी लिखावट। हमें ऐसी हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों के चित्र के साथ कुछ निशान बने हैं। यही इनकी भाषा है, इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। हम नहीं जानते कि वो क्या लिखते थे। पर ऐसा नहीं है कि जिंदगी सिर्फ गंभीर चीजों या रहस्यों से भरी थी। वो लोग हम जैसे ही थे। परिवार था, बच्चे थे, शौक थे। देखिए, कितने सुंदर गहने मिले हैं, सोने के, कीमती पत्थरों के। और ये मिट्टी के बने खिलौने, शायद उस जमाने के बच्चे इनसे ही खेलते होंगे। अच्छा,
ये सब गहने, मोहरें, औजार, ये सब बनाने के लिए सामान कहाँ से आता था? कच्चा माल कहाँ से मिलता था? तो इसका जवाब है ट्रेड, यानी कि व्यापार। अब कच्चा माल मतलब वो चीजें जो हमें कुदरत से मिलती हैं, जैसे जमीन से निकला तांबा, सोना, या फिर जो किसान उगाते हैं जैसे कपास। हड़प्पा के लोग इन्हीं कच्ची चीजों को दूर दूर से मंगवाते थे और फिर उनसे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते थे। और उनका ट्रेड नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस टेबल से लगाइए। तांबा आ रहा है आज के राजस्थान और तो और ओमान से। टिन मंगाया जा रहा है अफगानिस्तान और ईरान से। सोना हमारे ही देश में दक्षिण के कर्नाटक से। और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। मतलब ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था, एक प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था जो हजारों मील में फैला था। तो एक तरफ ये शानदार शहर, ये कमाल की इंजीनियरिंग, इतना बड़ा व्यापार, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? और फिर अचानक सब खत्म, वो लोग गायब हो गए। आज से करीब 3900 साल पहले कुछ तो बहुत बड़ा बदला। लोगों ने अचानक अपने शहर छोड़ने शुरू कर दिए। वो जो मोहरें थी, जो बाट थे, उनका इस्तेमाल बंद हो गया। दूर दूर से सामान आना भी बंद हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर की सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे थे। तो आखिर हुआ क्या, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद नदियां सूख गईं। कुछ का मानना है कि उन्होंने ईंधन के लिए सारे जंगल काट दिए। हो सकता है कोई भयंकर बाढ़ आई हो, या ये भी मुमकिन है कि शासकों का कंट्रोल ही खत्म हो गया हो। सच तो ये है कि शायद कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि इन सब चीजों ने मिलकर इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। सोचिए, लाखों लोगों की एक पूरी की पूरी सभ्यता वक्त की धूल में कहीं खो गई। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज से हजारों साल बाद जब हमारे शहरों के खंडार मिलेंगे तो वो हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगे।